तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैलकुलेटर में और आपकी एविड डिपार्टमेंट भाई साहब सैंपल पेपर आ चुका है आपके सामने। इसको हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करने वाले हैं, पर सेक्शन पर पार्ट। ये मतलब भाई एक एक चीज को सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे, हर एक चीज को अलग तरीके से उधेड़ेंगे भाई, ताकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। मतलब एक साथ बैठ चलेंगे आराम आराम से। और भाई साहब जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो करने वाले सेक्शन ए, और बाकी सभी सेक्शन जो आपके हैं सेक्शन बी सी डी ई एफ, इन सबकी वीडियो आ चुकी है, प्लेलिस्ट तैयार है तो जाकर देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सैंपल पेपर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। और सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड टू बी। भैया जो टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्स है इंडिया का, वो टोटल एस्टिमेट कितना है। आप जानते हैं वाटर सोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा जो टोटल जो हमारे पास वाटर है, तो ये डेली मतलब कंटिन्यूस हमें रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है, वो है 1897 किलोमीटर स्क्वायर पर एनम, यानी एनुअली हमें इतना करना पड़ता है। जो टोटल रिन्यूएबल वाटर सोर्स है इंडिया का, ये एस्टिमेटेड है 1897 किलोमीटर स्क्वायर पर एनम, यानी एक एरिया के अंदर इतना पानी हमें चाहिए होता है मेरे बच्चे, और उसको रिन्यू कर सकते हैं। चलिए कुछ आंसर्स जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, वही फैक्ट हैं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू बिल्कुल ही फैक्ट आधारित आते हैं, उसके अंदर आप अपना आंसर बना के नहीं लिख सकते। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भैया या तो आप क्या कर सकते हो और क्या ही कर सकते हो। चलिए सेकंड है, हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बुक जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चैप्टर है आपका रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स का जो मतलब आपकी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, क्लियर। उसी के अंदर से ये चैप्टर पूछा गया, एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर स्मॉल इज ब्यूटीफुल के बारे में है। और जो बुक लिखी थी ये लिखी थी शूमेशर ने। किसने लिखी थी बच्चा? शूमेशर ने ये बुक लिखी थी, ठीक है, शुमाशर ने, ठीक है। गांधी जी ने नहीं लिखी, हिटलर ने नहीं लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, शुमेशर ने लिखी थी बुक, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट था बेसिकली जो इसके अंदर दे रखा है कि भैया शुमेशर ने बुक लिखी थी। ये एक ऐसे था जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट E.F. शुमेशर का। जो फ्रेज था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये एक फ्रेज से आया था बाय हिज टीचर लेबर्ट कॉलर से। इट इज ऑफन यूज्ड टू चैंपियन स्मॉल, ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट आर बिलीव टू एम्पावर पीपल मोर इन द कॉन्ट्रास्ट विद द फ्रेज। ये एक कॉन्ट्रास्ट था फ्रेज, जैसे बिगर इज बेटर, जो बात कही गई इसके कॉन्ट्रास्ट में ये गई स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ होने के बाद ही आप खुश रहें, अगर जो छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें भी खुश रह सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं इस फ्रेज के अंदर, आप थोड़ा फिलॉसफी के हिसाब से भी देखें, थोड़े सोच के, कि जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप सिर्फ लालच के पीछे अपनी सारी चीज़ों को खराब मत कीजिए, क्लियर। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिसके अंदर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। और अगर थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाया जाए तो आप बाकी सबसे आगे निकल सकते हैं। एक दो पॉइंट यही क्वेश्चन वेरी करवा देते हैं आपको, चाहे आपका एग्जाम बोर्ड का हो, चाहे आपका एग्जाम यूपीएससी का हो, यही आंसर्स ऐसे होते हैं, यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन या फिर टॉपर बनवा देते हैं। जैसे देखिए क्या दे रखा है, ब्लास्ट फर्नेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, शिपिंग मटेरियल, पिग आयरन। यानी हम सभी जान रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से निकला हुआ है, ठीक है। और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के साथ में एक आपको बॉक्स दे रखा होगा जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें बता रखी होंगी कि सबसे पहले आयरन ओर आता है, फिर भैया आगे जाती हैं चीज़ें, फिर आगे जाती हैं, इस तरीके से आयरन बनता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ आयरन है। अब कैसे पता लगाएं सर? देखो भाई, सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई सबसे टॉप पे क्या आता है, या तो आपको सबसे पहला याद होना चाहिए सबसे लास्ट का। जैसे अगर हमें देखें ब्लास्ट फर्नेस में पहले क्या भट्टी में डाल देंगे? नहीं सर, पहले तो कच्चा माल आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा। तो भैया अब देखो सेकंड सबसे टॉप पे आना चाहिए, क्यों? मेटल बाद में शेप होगा, पिग आयरन बाद में बनती है, पिग आयरन बाद में बनती है। आपको क्या, हाँ सर पिग आयरन तो बाद में बनेगी, पहले तो कच्चा माल ही आएगा। तो देख लो 2 किस में है, सबसे पहले 2 होना चाहिए। क्या इसमें 2 है? नहीं है सर। इसमें 2 है? नहीं है सर। इसमें 2 है? हाँ सर। इसमें 2 है? नहीं। तो सर यही आंसर है। लेकिन सर कैसे, हम कैसे मान लें? चलिए देखिए, ठीक है, आप प्लांट तक लेके जाते हैं, फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं, यानी उसको पिघलाते हैं, आयरन ओर से आयरन निकालते हैं और बाकी सारी चीज़ साइड करते हैं। आप कहेंगे हाँ सर। फिर जो चीज़ बन जाती है, जो लिक्विड होता है, वो पिग आयरन कहलाती है, और उसको बाद में आप शेप करते हैं, यानी शेपिंग ऑफ मटेरियल शेपिंग ऑफ मेटल सबसे बाद में आता है। यानी क्या हो गया आपका? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी ये प्रोसेस है जो चलता है। ये प्रोसेस कैसे चलता है, पहले आप
आयरन ओर लेके आएंगे फैक्ट्री तक, फिर उसको भट्टी में डालेंगे, भट्टी से उसको लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड से उसको शेप देंगे, मोल्ड करेंगे, फिर जाके आप मार्केट में बेच देते हैं। और यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्लियर? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। अब आता है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। एक और करेक्ट सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर है रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, नेपोलियन इन्वेड्स इन इटली, स्लाव नेशनलिज्म गैदर इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन है, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। ये ईयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आप जानते हैं इसको, अगर हम तसल्ली से तसव्वुर से समझे तो समझते हैं बेटा। सबसे पहले जो था, नेपोलियन ने इटली के अंदर इन्वेड किया था। आप देखो इन सबसे पहले 1797 के अंदर नेपोलियन ने इन्वेड किया कहाँ? इटली में। 1797 के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब देखो 2 कहाँ है? आपको सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है सर, इसमें ये सर कैसे? देखो भाई एक्सप्लेनेशन देखो, नेपोलियन ने इन्वेड किया है इटली में 1797 में। ठीक है, अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप के लिए जो रिवोल्ट हुई 1884 के अंदर होती है। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821 के अंदर होती है, जिसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की वो होती है, आप ट्रीटी कह सकते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें बनती है। फिर आता है स्लाव नेशनलिज्म। ठीक है, स्लाव ने हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1905 के अंदर हुआ। ठीक है, इसी के बाद 1914 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ होती हैं सारी चीज़ें, और ऑटोमन एम्पायर इन तुर्की जो आज का है वो हार जाता है। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग चलती है, इस तरीके से चलती है, सीक्वेंसिंग चलती है। अब ये क्वेश्चन बहुत ना ऐसा है कि आपको ईयर याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भैया, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमने बड़े क्वेश्चन भी कर रखे जैसे आप जानते हैं, इसके बाकी सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो भाई जल्दी जाके देखो। ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाकी के जो क्वेश्चन के पार्ट, चाहे 5 मार्क्स के हों चाहे 2 मार्क्स के हों, कितने भी मार्क्स के हों, वो सारी अपलोड हो चुकी है, तो जाके देखो, उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई मेरे। समझ रहे बात को? 5 आराम से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्रेडिट हेल्प्स टू मीट, क्रेडिट किस लिए हेल्प करता है? क्रेडिट क्या हेल्प करता है? हाउस होल्ड्स नीड्स के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए। सर हम क्या दैनिक खर्चों के लिए उधार लेते हैं क्रेडिट? नहीं सर, दैनिक खर्चों के लिए अभी ऐसे हालात नहीं है कि हम लें। ठीक है, चलिए रेट से लेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा है वर्किंग कैपिटल नीड फॉर प्रोडक्शन। आप जानते हैं, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, वन इज वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती है जो कैश आता है, तो क्रेडिट क्या हेल्प करता है? कैश के रूप में जो प्रोडक्शन बढ़ाता है। आप लोग यहाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। द बोरोवर एंड द लेंडर, भैया बोरोवर को और लेंडर को कैसे मदद करना है? यह मदद करता है, जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रोडक्शन की नीड से मिल जाए। ठीक है, हमारे पास पैसा आ जाए, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएँ। बेसिकली आप सभी चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, हर एक फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि उसके पास पैसा आए और वो अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दे। क्लियर? जो क्रेडिट हेल्प है मीट करता है वर्किंग कैपिटल, जो ऑनगोइंग एक्सपेंस है प्रोडक्शन का, ताकि वो टाइम से प्रोसेस पूरा कर पाए। ठीक है, और अपनी नीड अर्निंग्स बढ़ा पाए। क्रेडिट इज बेस्ट यूज टू मीट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स दैट एग्जिस्ट फॉर लेस देन 12 मंथ। अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो क्रेडिट बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए, खासकर जो जिनके पास प्रोडक्शन की जो मतलब कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम है लेकिन ऑर्डर ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं? क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं और उससे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। क्लियर? चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। सही स्टेटमेंट पहचानो। चलिए सही स्टेटमेंट क्या है? मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। एक ही कास्ट से आप बहुत सारे कैंडिडेट्स उठा सकते हैं। हाँ भाई, वो उठाते हैं। ठीक है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही कास्ट से लोगों को उठा सकती है। हाँ सर, बात तो सही है। बी है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एमएलए फ्रीक्वेंटली लॉस इलेक्शन इन कंट्री। भाई जो आज नेता है कल नहीं है, मतलब सीधी बात है भाई, इस इलेक्शन में जीता अगले इलेक्शन में जीतेगा, क्या भरोसा सर, हार सकता है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आते हैं, जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं। तो प्रोसेस है, क्योंकि कभी कभार आप जीतते, कभी इलेक्शन में हारते हैं। ठीक है, थर्ड है, ऑल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री हैव अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। एक ही कास्ट की मेजॉरिटी है आपके पूरी सोसाइटी के अंदर है। सर एक कास्ट ही कैसे? क्योंकि हम तो भैया डाइवर्सिफाई हैं,
हम तो एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं और एक कंस्टिट्यूंसी काफ़ी बड़ी होती है और उसके अंदर एक ही कास्ट के लोग नहीं रहते, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, तो ये गलत बात है। हाँ सर गलत बात है। चलिए, नो पार्टी विल्स द वोट्स फॉर ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। क्या कोई भी पार्टी एक पर्टिकुलरली कास्ट या कम्युनिटी के सारे वोट नहीं जीत पाती? हाँ सर नहीं जीत पाती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कास्ट के जो लोग हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वोट देते हैं कि भैया कास्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें ये पार्टी पसंद है, हमें ये व्यक्ति पसंद है, इससे हम इसको वोट दे रहे हैं। तो ये बात भी सही है। यानी गलत बात कैसी थी कि सर जी ये वाली बात गलत थी, क्या हमसे गलत ही पूछी थी? हाँ सर हमसे तो गलत पूछा था, तो भैया सी इसका आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी, किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। वन सिंगल कास्ट की, हर एक कैंडिडेट को पार्टी को कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है एक से ज़्यादा कास्ट का, तब जाके वो जीतता है। अगर आप एक ही कास्ट की मेजोरिटी रख भी देंगे वो तब भी नहीं जीत पाएगा। क्यों भाई? अलग अलग पार्टी है, उसी कास्ट का व्यक्ति खड़ा कर रखा है, ज़रूरी थोड़ी कि आपको ही वोट मिलेगा। हर पार्टी में हर कास्ट का व्यक्ति होता है, उसको खड़ा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है मैच करना, मैच द फॉलोइंग है। अब आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी है, इसको भी हम वैसे ही मैच करने की कोशिश करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। देखते हैं क्या ये भी मैच हो जाता है या नहीं होता। देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है चेक है, करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है, डिपॉजिटर है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। चलिए अब हम कहते हैं कि सर हमें पता है चेक, हमें पता है क्या चेक। चेक क्या होता है सर? एक कागज का टुकड़ा होता है। चलिए देखो कहीं पे कागज का टुकड़ा लिखा है, ए पर्सन हु डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक। सर पर्सन जो बैंक में पैसा जमा कराता है, नहीं सर ये नहीं है। A paper instructing to the bank to pay a specific amount from the person's account to the person whose name the check has been drawn. कीवर्ड चेक है कि भैया हाँ जी सर यही तो है, एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया उस व्यक्ति को पैसा दे दो जिस व्यक्ति के नाम पे काटा गया था। सर चेक तो ए का तो सेकंड हो गया सर। अब देखो सर ए का सेकंड इसमें, अच्छा सर इसमें भी है सर, ओह भाई सर इसमें नहीं है तो इसको हटा दो। सर इसमें भी है, ओह भाई साहब ये तो सर धोखा हो गया सर। अब ये तो आप एक एक से कराते आ रहे थे, अब बताओ कैसे होगा। देख मेरे बच्चे, पहले ये वाला उड़ा दूँ, उड़ गया। अब तुम्हारे पास 3 बचे हैं। चल अब आता है करेंसी, इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिटर। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर हमें ये पता है इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है सर? एक रेशो है मनी का जो दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पर्सन हु डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक, सॉरी मनी इन द बैंक अकाउंट, जो पैसा बैंक में जमा करा रहा है वह, वो तो इंटरेस्ट नहीं होता सर, ये तो हमारा खत्म हो गया। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इंटरेस्ट से गुड्स एंड सर्विसेज दी जाती है? नहीं सर इससे थोड़ी दी जाती है, तो पैसे से दी जाती है। तो फिर बचा क्या? द रेट ऑफ अ बैंक, हाँ सर रेट तो होता ही है इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक अदर लेंडर चार्ज टू बोरो इट्स मनी, और द रेट ऑफ बैंक पेज इट सेव्स फॉर कीपिंग सेफ मनी। हाँ सर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, अगर बैंक में आप पैसे जमा कराते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सी का क्या हो गया? 4। अब देखो सी का 4 कहाँ है? सर सी का 4 यहाँ भी है, सी का 4 यहाँ पर भी है, सर सी का 4 यहाँ नहीं है तो इसको उड़ा दो। लेकिन सर अभी भी 2 है। देखो कितना और डीप जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितने हद तक होनी चाहिए भाई। इसलिए कह रहा हूँ जितने भी वन शॉट हैं वो सारे देखते चलो, सबके अंदर छोटे छोटे सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं। अगर आपने वन शॉट देखे होंगे तो ये सारे छुन्नू मुन्नू से जो कॉन्सेप्ट है ये तुम उड़ाते उड़ाते चल रहे होगे। ठीक है, एकदम धुआं धाएं धाएं धूं धाएं धूं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने भैया बाकी सारे सेक्शन नहीं देखे तो भैया देखो क्या कर रहे हो आप, सारी प्लेलिस्ट तैयार है यार मेरे भाई। चलिए तो अब क्या आते हैं सर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो सर करेंसी होती है। क्या होती है? करेंसी होती है। करेंसी से तो हम सामान खरीदते बेचते हैं। आपका तो हाँ सर, तो बी का क्या होना चाहिए? 3rd। सर बी का 3rd, सर बी का 3rd, ये रहा सर बी का 3rd, यानी ये सही हो गया सर, ये गलत हो गया। बहुत बार 1 में आंसर हो जाता है, बहुत बार 2 में आंसर हो जाता है, और बहुत बार 3 में आंसर होता है। ठीक है, यानी आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 आने चाहिए। समझ में आ रही बात? कहोगे सर ऐसे कैसे पता? भैया यही तो बात है। हाँ मेरी जान, चलो आ जाओ। With British mill busy with the war production to meet the needs of the army, dash imports into declined, in India declined। आप जानते हैं आपका जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर से ये पार्ट उठ के आया है कि भाई जब इंडिया ने कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है इसका। ठीक है, इसके अंदर ये दे रखा है कि भाई इंडिया जो था वो कपड़ा बेच रहा था, कॉटन बेच रहा था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो ब्रिटेन आर्मी की फुलफिल करता है नीड, ब्रिटिश जो मिल्स होती है, तो हमारे यहाँ पर जो मैनचेस्टर से कपड़ा जो आ रहा था उसकी डिमांड एकदम ही कम हो जाती है। ठीक है,
इम्पोर्ट एकदम डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए इंडिया की जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो काफ़ी चरम पे पहुंच गई थी और यही रीज़न था कि उस टाइम पर बहुत से लोग अमीर हो चुके थे। तो जो मैंने आपको बताया था वो था मैनचेस्टर। मैनचेस्टर से कपड़ा आना बंद हो गया था। रशिया नहीं है, स्वीडन नहीं है, लंदन नहीं है, इट इज़ मैनचेस्टर, इट इज़ मैनचेस्टर। जो मिल थी वो बिजी थी प्रोडक्शन के अंदर, जो मैनचेस्टर था इंडिया इम्पोर्ट था इंडिया के अंदर, वो डिक्लाइन हो चुका था मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड। वुमेन्स जो है, महिलाएं जो हैं, वो अलग अलग देशों की अलग अलग साथ आती हैं और कहती है कि हमें अधिकार चाहिए। एजिटेटेड का मतलब होता है आंदोलन करना, आंदोलन करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं? टेक्निकल राइट्स के लिए। टेक्निकल राइट्स के, बिजली बनानी है? नहीं। मोर प्रिविलेज के, हमें ज़्यादा अधिकार दो? नहीं। ऑफिशियल कि भैया ऑफिशियल हम तो आंदोलन करेंगे, करेंगे, हमारा काम नहीं। दे आस्क फॉर द इक्वल राइट्स, दे आस्क फॉर द इक्वल राइट्स। उन्होंने इक्वल राइट्स की बात करना स्टार्ट किया था कि हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। जो अर्लियर था सिर्फ मैन को ही पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, मतलब पब्लिक अफेयर्स में, वोट में, कंटेस्ट में, लेकिन धीरे धीरे कहा गया कि महिलाओं को भी सेम अधिकार मिलने चाहिए। कहाँ से आया? जेंडर, रीजन, कास्ट से, जो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोबारा से मैचिंग आ गई है, यानी भैया एक क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपका दिमाग देखना चाहता है कि आप कितने समझदार हैं मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं हमारे पास कॉलम ए में क्या है। मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, ओके। मेटलिक मिनरल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स, द लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी स्टेट। देखो, दो के अंदर मिनरल पूछ रहा है, दो के अंदर स्टेट पूछ रहा है आपको। हाँ, अब देखो दिमाग कैसे खेलना है, यहाँ पर आप अपना दिमाग कैसे चलाएंगे देखिए। देखो अब आपको इसमें से ना एक चीज पता होनी चाहिए, तो आप एक का आंसर निकाल लोगे। आपको एक पता होनी चाहिए, इन चारों में से कोई एक, दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा और वहीं से आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा मिनरल विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, पानी के अंदर होके भी वो कोरोडेड नहीं होता, क्या है ऐसा? अरे सर वो है सर गोल्ड। क्यों? मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश तो शहर है, कर्नाटक भी शहर है, आपको यहाँ सर तो आंसर हो नहीं सकता। आपको हाँ सर बात तो सही है सर, स्टेट है तो मिनरल तो बन नहीं सकते, इन दोनों को हटा दो सबसे पहले, बचा गोल्ड और जिंक। अब सर गोल्ड और जिंक के अंदर हमने पढ़ा है कि गोल्ड जो है पानी पे, नदियों से निकाला जाता है, मिट्टी के अंदर पानी में डाल के फिर निकाला जाता है और वो जंग नहीं लगता। आप सोने को पानी में डाल के रखो, जंग लगेगा आपको? नहीं सर, नहीं लगेगा, तो गोल्ड है। तो यानी ए का क्या है? सेकंड। अब देखो ए का सेकंड का है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड, इसको हटाओ, फिर दोबारा वही कंडीशन बन रही जो भी बन रही थी आपको यहाँ सर। चलिए अब यानी इसका मतलब है जो बी का आंसर होगा, मेटलिक मिनरल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम वेन एंड लोड, वो जिंक होगा। क्यों क्यों होगा सर जिंक क्यों होगा? तो भाई बाकी दो तो शहर है ना, तो ये तो वो पूछ रहा है मिनरल, मिनरल कौन सा है इसमें से? मध्य प्रदेश है? नहीं सर जिंक है सर। हाँ सर ये तो सर अजीब गजब बात बताइए आपने। अगर दो दो के पेयर बन रहे हैं तो ऐसा भी सीन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, जिंक है इसका वैसे आंसर। अगर आप जाके पढ़ेंगे अपना मिनरल रिसोर्स वाला चैप्टर, तो मिनरल रिसोर्स वाले चैप्टर के अंदर कि भैया हाउ टू ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम द ओर्स, उसी के अंदर दे रखा है 4-5 पॉइंट है। पहले ही पॉइंट के अंदर ये दे रखा है कि जिंक उसके आंसर के अंदर है। बी का यानी फोर्थ, बी का फोर्थ का आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है। अगर देखो यहाँ पर नहीं है तो उसको उड़ा दो और यहाँ पर है। ठीक है, दो में हो गया। अब चलिए अब आता है द लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, द हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। चलिए अब बात करते हैं कि भैया कौन हीट जनरेट करेगा और कौन करेगा कॉपर जनरेट। आप जानते हैं कॉपर के लिए, ठीक है, जो हमारा लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, और जो हाईएस्ट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी स्टेट है। देखो जो हाईएस्ट सोलर पावर जो जनरेट हो रही है वो कहाँ हो रही है? कर्नाटक में। कहाँ हो रही है बच्चा? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और जो कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखो डी का क्या है? थर्ड। डी का क्या है? थर्ड। डी का फर्स्ट। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, बी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। सबसे मेन चीज असर्शन एंड रीजन। भाई साहब असर्शन रीजन, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, जाइए प्लेलिस्ट के अंदर तैयार है, जाके देखिए तसल्ली से, तसव्वुर से, सारे के सारे वन शॉट भी तैयार हैं भाई। और इसके बार बार मैं बता रहा हूँ भाई, बाकी के जो सेक्शंस है वो भी अपलोड हो चुके हैं, वो भी देखते रहना। ठीक है, सेक्शन बी सी डी बाकी सारे भी, मैप वाला भी सेक्शन अपलोडेड है, तो देखो भाई देखो जाके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। पावर शेयरिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, पावर शेयरिंग से बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट दे रखा है। क्लियर?
या फिर आप फेडरलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी है पावर शेयरिंग के अंदर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपका, ऐसे है, जिसमें आती है आपकी लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, बिल्कुल सही है सर, तो बिल्कुल सही है सर। रीजन है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, लाइक अरे यार ये क्या बात हुई सर, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों, जैसे ही हमने बात कर दी कि डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, सर ये तो वर्टिकल हो गया ना, सेंटर, स्टेट और लोकल, ये तो हम वर्टिकली बांटते हैं, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल से क्या मतलब, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं सर ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, समझ बात को, ये तो बात हॉरिजॉन्टल की कर रहा है, तो रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बस फिर A is true, R is false, power is shared among different organs of the government such as legislature, executive and judiciary। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑर्गन कैन एक्सरसाइज एंड यूटिलाइज अनलिमिटेड पावर, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, ना कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर किया गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलता है। डिमोनेटाइजेशन वाज डन विद द मोटिव ऑफ, डिमोनेटाइजेशन, एक बार रात के 8 बजे मोदी जी आते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये कार्य किया जा रहा है करप्शन को रोकने के लिए, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इंक्रीज इन प्राइस एंड गुड्स क्यों बढ़ाना चाहेंगे, स्टैग्फ्लेशन नहीं होता बच्चा, इन्फ्लेशन भी नहीं होता, इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन नहीं होती, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, करप्शन को रोकने के लिए। चलिए एक और मैचिंग, इतनी मैचिंग करो कि भैया सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। चलिए एक इंस्टीट्यूशन है जो मीडिएट करता है डिपॉजिटर और बोरोर के बीच में, ओके। डेब्ट ट्रैप, द मोड थ्रू विच द बोरोर विल रीपे द लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट या लोन या बैंक्स। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, क्या होता है आंसर। देखो अब हमें ना चारों अजीब अजीब से लग रहे हैं, इसमें से सबसे पहले ये देखते हैं क्या दे रखा है हमें। हम जानते हैं बैंक, बैंक का काम क्या है, बैंक करता है सर पैसा जमा करता है और पैसा उधारी पे देता है। द इंस्टीट्यूशन दैट मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स, हाँ सर ए का यानी फोर्थ हो गया सर, ए का फोर्थ देखो, ए का फोर्थ देखो, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये उड़ा दो देखो, सर फिर 3 ऑप्शन फंस गए, फिर 3 ऑप्शन फंस गए सर, क्या करें हम, क्या करें सर। चलो बाकी देखते हैं क्या है। डेब्ट ट्रैप है, माइक्रो फाइनेंस है, मोड ऑफ रिपेमेंट है या क्रेडिट लोन है। द मोड थ्रू विच द बोरोर विल रीपे द लोन, जिस वे में वो पैसा भरेगा उसको क्या कहते हैं सर, उसको मोड ऑफ रीपेमेंट कहते हैं। देखो तुम्हारे लिए आसान आसान वाले सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल थिंकिंग थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं, ठीक है, आपने अभी तक मेरा वन शॉट नहीं देखा, आप थोड़े, ठीक है। तो भैया एक बात है, अगर ये सोच के देखो तुम थोड़ा बहुत से तुक्का लगा के कर रहे हो, तो अगर तुम वन शॉट देख लोगे तो तुम्हारे अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो भैया आप जानते हैं द मोड थ्रू द विच द बोरोर विल रीपे द लोन, इट इज कॉल्ड मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी सी का हो गया 2, सी का क्या है 2 सर, इसमें सी का 2 नहीं है, इसमें हाँ सर, इसमें क्या सी का 2 इसमें है, हाँ सर इसमें, यानी इसको उड़ा दो, आपके बचे सी और बी बचे, ठीक है सर। अब है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और डेब्ट ट्रैप। आप जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करता है, माइक्रो फाइनेंस देता है, ये छोटे छोटे फाइनेंस करता है चीज़ों को, यानी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है, छोटे लोगों को लोन देने का काम किसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, यानी किसका है, डी का क्या है आपका फर्स्ट, डी का सर फर्स्ट ये रहा, ठीक है, डी का 3 ये रहा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया और ये हो गया सही, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चे। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ द स्टेट कवर इन द मेंशन फ्रॉम द टेबल बिलो। हो ठीक है, देखिए भाई झारखंड है, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अब ये क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास से उठाया गया है बेसिकली, लेकिन अगर आप ढंग से मैप पढ़ते होंगे, आपकी मैप की नॉलेज टेस्ट हो रही है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जा रहा है, ठीक है, उसने अमरकंटक का पठार बता दिया, मैकाल पहाड़ियाँ बता दी, ठीक है, बिलासपुर कटनी का इलाका बता दिया, ये सारे एरिया हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके मैप में। अगर आपको मैप में पता है तो आपको स्टेट भी पता होगा, ठीक है, और उसी स्टेट को देखते हुए यहाँ पर है कि झारखंड में है ये सारी पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, और उसके हिसाब से परसेंटेज निकालनी है। क्लियर, और ये आपका है छत्तीसगढ़, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़,
कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ये सारी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के, मतलब ये सारी पहाड़ियों के जो एज पॉइंट है वो छत्तीसगढ़ में। क्लियर? रीड द कैप्शन, रीड द डेटा, फाइंड विच इज द लीस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा है जो सबसे कम, मतलब बहुत लीस्ट, आप कह सकते हैं सबसे लीस्ट डेवलप्ड है? हरियाणा, केरला, बिहार। आप देख सकते हैं भैया सबसे जो कम सैलरी वो किसकी है? बिहार की है। किसकी? बिहार की। तो बिहार इसका आंसर हो गया। और क्या, सीधा सा आंसर है, सीधा सा, देख के पता चल रहा है, बिहार। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करना। इंडस्ट्रियल जो है एसोसिएट अलग अलग इंडस्ट्री से इन्वॉल्व होता है सेक्टर। आप जानते हैं सेक्टर्स, हमारे पास 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी का काम है रॉ मटेरियल देना एग्रीकल्चर का, ठीक है। सेकेंडरी का काम है आपका इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना। टर्शरी का काम है आपका सर्विस देना। चलिए सर्विस सेक्टर का काम है इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो सर यहाँ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन्वॉल्व एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं सर ये भी सेकेंडरी में होता है। एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन, ओके। सर्विसेज दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर वो सर्विसेज जो प्रोडक्शन और के गुड में यूज होती हैं। अब देखो आप देखेंगे बी एंड डी सेम है, क्यों? यहाँ पर सर्विस आ रहा है और ये एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन से सोर्ड है, लेकिन हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी सर्विसेज दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, सर्विस दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर का पार्ट है, लेकिन वो टेलीकॉम सर्विस में, ठीक है, सर्विस सेक्टर पार्ट है। अगर यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस आता तो, लेकिन यहाँ पे उससे बेस्ट ऑप्शन दे रखा है कि वो सर्विसेज जो प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब है फाइंड द ऑड वन आउट, गलत की पहचान करें। क्या कह रहे हो सर? जिंदगी में गलत की पहचान आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर गलत की पहचान करते सर वो नहीं आता या आती, जो भी है। चलो भाई देखते हैं। फेयर प्राइजेस शॉप, हेल्थ एंड एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। प्रॉफिट ड्रिवन, हाई रेट, इंडिविजुअल ओनर्स, ओके। रीजनेबल कॉस्ट, टैक्सेस, हैवी स्पेंडिंग, या रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवेज। आप इसके अंदर अगर कुछ चीजें देख पा रहे हैं, कुछ चीजें देख पा रहे हैं तो देखिए, फेयर प्राइस शॉप, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे। सर ये दोनों तो सर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के काम है। हाँ, अब इससे मिलता जुलता देखते हैं क्या है। रीजनेबल कॉस्ट है, टैक्सेस है और हैवी स्पेंडिंग है। सर ये भी हमारा जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो करता है, ठीक है। क्या कौन करता है? पब्लिक सेक्टर करता है। प्रॉफिट ड्रिवन, हाई रेट, इंडिविजुअल ओनर्स, सर ये प्राइवेट सेक्टर है। क्या है ये? प्राइवेट सेक्टर है सर, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्योंकि जो जितने भी बाकी 3 सेक्टर वो किससे रिलेट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर से। आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर का काम क्या है? लोगों की भलाई करना, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। चलिए ये है खतरनाक चीज़। तो खतरनाक चीज़ क्यों है? ये इसको पढ़ना पड़ेगा। अविनाश वेंट टू स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप पे जाता है, किताब खरीदता है, पेन खरीदता है। उसने 5 किताब और 2 पेन खरीदे, ठीक है, 100 रुपये के। अविनाश ने 100 रुपये का नोट दिया लेकिन शॉपकीपर ने लेने से मना कर दिया। अविनाश ने कहा कि वो उस पेमेंट को लेने से मना नहीं कर सकता। आफ्टर रीडिंग द अबव केस स्टेट व्हाई वन कैन नॉट रिफ्यूज पेमेंट इन रुपीज़। ये सीधा पूछ रहा है कि आप रुपए लेने से मना क्यों नहीं कर सकते, मतलब आप इंडियन स्टेट में और आप कभी भी पैसे लेने से मना क्यों नहीं करते? क्योंकि जो लॉ है लीगलाइज करता है यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ स्टोर एंड वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू से डिफाइन करता है, ठीक है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, या फिर जो क्रेडिट ऑफ अरेंजमेंट के तौर पे देखता है उसको, क्रेडिट ऑफ अरेंजमेंट यानी लोन लेने के पेमेंट से देखता है। तो लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब आप देखेंगे लॉ सबको लीगलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है? लीगलाइज। लेकिन रियल लीगलाइजेशन क्या है कि आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पेमेंट का पार्ट है। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, क्योंकि लॉ लीगलाइज करता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, आप रुपए के अंदर पेमेंट कर सकते हो और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ना तो बार्टर एक्सचेंज का है, ना स्टोर वैल्यू है, ना ही क्रेडिट अरेंजमेंट का है। क्लियर? इंडियन लॉ के हिसाब से कोई व्यक्ति, कोई भी संस्था मना नहीं कर सकती। आप इंडिया के अंदर है और आप इंडियन रुपी दे रहे हैं तो उसको लेने से मना नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते तो उसको जेल हो जाएगी और उसमें बजेंगे लठ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेन फीचर ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ 1932। पूना पैक्ट आप जानते हैं गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, जब गांधी जी ने कहा था कि नहीं भाई मैं सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दूंगा, ठीक है, सिर्फ रिजर्वेशन हो जाएंगी सीट्स के अंदर, और गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए। तो एट द एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बात मान ली थी और दोनों ने पूना पैक्ट पर समझौता किया।
रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, द दलित्स टू बी कॉल्ड डिप्रेस क्लास नॉट हरिजन्स, अरे इसकी तो बात ही नहीं थी, डी उड़ा दो। द दलित्स टू बी कॉल्ड डिप्रेस क्लास एंड हरिजन्स, अरे नहीं यार, बात थी रिजर्व सीट्स की, किसकी, रिजर्व सीट्स की, यानी वन ओनली। क्लियर। चलिए, गांधी जी ने डेथ कहा था कि मैं व्रत रखूंगा जब तक मैं मर नहीं रहता, और उन्होंने कहा कि भाई जो दलित, अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट रखा तो इनका जो प्रोसेस है एक साथ होने का ये काफ़ी लेट हो जाएगा, जो हमें बहुत दिक्कत देगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया नहीं, आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब है, मतलब रिजर्व सीट दे दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंसी सेम रहेगी, हर एक व्यक्ति उसी को वोट डालेगा, लेकिन जो सामने खड़ा हो रहा है वो दलित खड़ा हो सकता, ये बात कहीं गांधी। क्लियर। चलिए, लास्ट है विच पार्टी बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, कौन सी पार्टी जो मार्क्सिज्म लेनिज्म में मानती है, ठीक है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बात करती है, आप जानते हैं, ठीक है, बहुत पुरानी पार्टियों में से एक है, मतलब सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी कह सकते हैं आप इसको इंडिया की, ठीक है, कांग्रेस के बाद बनी थी, और इसने गरीबों का, मजदूरों को उस वक्त साथ दिया था, लोग इसलिए इस पार्टी के साथ हो गए थे, इस पार्टी की विचारधारा को मानने लगे थे, ठीक है। जैसे अगर आप बीजेपी की बात करें, नहीं सर, बीजेपी 1980 के अराउंड आके बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पुरानी है, एनसीपी सबसे नई तो नहीं कहूँ, लेकिन नई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सबसे मतलब सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है जो बनी, और जिसकी वजह से मतलब जिसने ये बात कही कि भाई हम मार्क्सिज्म और लेनिज्म को फॉलो करेंगे, और इसका भी बाद में बाइफिकेशन हो गया था। क्लियर। तो सीपीआई है जो 1925 में बनी, ये लेनिज्म की बात मानते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और सक्सेशन और कम्युनिज्म की बात करते हैं। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है आपका फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन सारे ही पार्ट। तो भाई साहब आपके बाकी सेक्शन भी अपलोड हो चुके हैं, सेक्शन भी अपलोड हो चुके हैं, तो अगर अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देखें। अगर इसके अंदर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो सबके वन शॉट है, और वन शॉट को देखना ना भूलें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छे हो जाए। तो मिलते हैं क्लास आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।